स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि Study IQ अब लेके आ गया है आपका बैच फिलोसफी ऑप्शनल का, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं फिलोसफी ऑप्शनल के साथ में। तो मैं ही आपको फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ाने वाला हूं, तो जिसके लिए आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिलोसफी ऑप्शनल के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमारा कोर्स कंटेंट है। तो स्टार्ट कर देते हैं फिलोसफी ऑप्शनल के। हम बात करने वाले हैं आज सिलेबस डिस्कशन की, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे फिलोसफी ऑप्शनल में दूसरे ऑप्शनल्स की तरह दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो वो दो पेपर क्या होते हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला पेपर रहता है, फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 है। पेपर 1 में हमारे दो पार्ट होते हैं, पेपर 2 में भी दो पार्ट होते हैं। पेपर 1 में जो ए पार्ट है दैट इज वेस्टर्न फिलोसफी, और जो आपका बी पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंडियन फिलोसफी, ठीक है। एक बार हम इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है और इंडियन फिलोसफी में क्या होता है। हम दोनों में ही कौन कौन से स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, कौन कौन से थॉट्स पढ़ते हैं, किन किन दार्शनिकों को पढ़ते हैं, किन किन फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, इसको एक बार हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है फिलोसफी ऑप्शनल से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कोई डाउट है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप ये जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है गुप्ता सौरभ BLY1, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं हमारा जो पेपर 1 है। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे समझना, वो हम समझेंगे वेस्टर्न फिलोसफी को, कि वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का फिलोसफी ऑप्शनल का, तो उसमें आपने लिखा देखा होगा हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। तो वो जो हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी है वो कौन सी फिलोसफी का है, वो वेस्टर्न फिलोसफी को है, वो वेस्टर्न फिलोसफी है, आपको ये समझना है, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलोसफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या हमारा कोर्स कंटेंट रहता है, किन फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, कौन सा हमारा स्कूल ऑफ थॉट होता है, कौन से डॉक्ट्रिन्स को हम पढ़ते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा पेपर 1 पार्ट ए वेस्टर्न फिलोसफी। इससे पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमारे जो दो पेपर हैं, हमारा पेपर 1 हो गया वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद में ए पार्ट है, बी पार्ट है हमारा इंडियन फिलोसफी। नेक्स्ट जो हमारा पेपर 2 है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। पेपर 2 में जो है हमारा पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपके सामने। अगर हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की, पेपर 2 में अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, तो इसमें जो टॉपिक्स होते हैं दैट इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटी से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स होते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ये देखना है कि अगर ये सोशल, यहाँ पे सोशियोलॉजी है, तो फिर हम सोशियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ते, सोशियोलॉजी में और सोशल फिलोसफी में क्या डिफरेंस है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल फिलोसफी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम पॉलिटी को पढ़ते ही हैं तो फिर पॉलिटिकल फिलोसफी में अलग क्या होता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसमें सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को विस्तार पूर्वक समझाता है। और अगर हम सोशल फिलोसफी की बात करते हैं तो जो भी सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में हमारी क्या राय है, हम क्या सोचते हैं, हमारी धारणा क्या है, हमारे विचार क्या हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर जो फिलोसोफर है उसके थॉट्स क्या हैं। जो थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए, दैट इज कॉल्ड देयर फिलोसफी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अगर हम बात करते हैं, एक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं इक्वलिटी, तो इक्वलिटी का क्या मतलब, एक जनरल मतलब क्या है, वो हम पढ़ते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस में,
पॉलिटी में पढ़ते हैं। लेकिन इक्वलिटी का प्लेटो के लिए क्या मतलब है, इक्वलिटी से मेरा क्या रिलेशन है, इक्वलिटी से मेरा क्या तात्पर्य है, मैं इक्वलिटी को किस प्रकार देखता हूं, मेरे लिए इक्वलिटी क्या है, इसको हम समझते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जिनको हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ये हम समझेंगे। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, अब दो चीजें हैं यहां पे, जैसे पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस था, वैसे ही फिलॉसफी ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में। जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, तो मान लेते हैं हिंदुइज्म की बात करते हैं, सिखिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम की बात करते हैं, किसी भी रिलीजन की बात करते हैं, तो जब हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी। लेकिन जब हम उन रिलीजियस व्यूज के बारे में स्टडी करते हैं कि उन व्यूज के वो जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसके जो थॉट्स हैं, उसका जो कल्चर है, उसके जो विचार हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका किसी पर्टिकुलर फिलोसोफर का क्या कहना है उनके बारे में, मेरी क्या राय है, मैं क्या मानता हूं एज अ फिलोसोफर, तो दैट इज कॉल्ड फिलोसफी ऑफ रिलीजन। इज इट क्लियर? तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास दो पेपर हैं, पेपर 1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न फिलोसफी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी जिनमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जो कि हमारे 9 स्कूल्स होने वाले हैं, जिसमें होगा हमारा पहले चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और औरबिंदो। इस तरीके से कुछ 9 टॉपिक्स होंगे जिनको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को पढ़ने वाले हैं और उसमें हम थॉट्स पढ़ेंगे जो भी हमारे थिंकर्स के थॉट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिलीजन की फिलोसफी क्या है अकॉर्डिंग टू वेरियस थिंकर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो पेपर 1 है। अब जो हमारा पेपर 1 का जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न फिलोसफी, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। और जो वेस्टर्न फिलोसफी है, अगर आप सिलेबस चेक करते हैं कहीं इंटरनेट पे या फिर कहीं भी, तो उसमें लिखा होता है हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। तो वो कौन सी फिलोसफी की हिस्ट्री होती है, कौन सी फिलोसफी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो है वेस्टर्न फिलोसफी। आपको थोड़ा अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, इसमें ये है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पेपर 1 के पार्ट ए वेस्टर्न फिलोसफी में, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, ये बात करते हैं आइडियाज की, सब्सटेंस की, फॉर्म एंड मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। तो सबसे पहला इनमें जो टॉपिक आता है वो क्या है, वो है आइडियाज का। ठीक है, आइडियाज यानी कि विचार। तो आइडियाज की अगर हम बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो स्कूल ऑफ थॉट होगा, इनका जो डॉक्ट्रिन होगा दैट विल बी कॉल्ड आइडियलिज्म। अगर विचार की बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं विचार, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, वो होगा विचारवाद, जिसको आदर्शवाद भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं आदर्शवाद या फिर विचारवाद, और वो भी किसका, प्लेटो का और एरिस्टोटल का। ठीक है, तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कहते हैं आइडियलिज्म, जो कि हम पढ़ने वाले हैं किसका, प्लेटो और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। कि इसमें हम ये भी समझेंगे कि प्लेटो और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आइडियाज क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या है, फॉर्म और मैटर क्या है, कॉजेशन क्या है, ठीक है, एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी क्या होती है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बुद्धिवाद। ठीक है, बुद्धिवाद कहते हैं। तो बुद्धिवाद में हमारे पास जो आते हैं 3 फिलोसोफर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डेकार्ट्स, उसके बाद में आता है स्पिनोजा, फिर आता है लिबनिज। इन तीनों के जो रैशनलिज्म है, इनके थॉट्स क्या हैं तीनों के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि तीनों के तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, दैट इज रैशनलिज्म यानी कि बुद्धिवाद, यानी कि तीनों ही ये मानते हैं कि ज्ञान का जो एकमात्र साधन है वो बुद्धि है। हम सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो बुद्धि से प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि से मिले हुए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो फिर तीनों के जो थॉट्स हैं
वो तो सेम होने चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं। वो कौन है? रेशनलिज्म। तो फिर तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस जो है वो उनके मेथड का है। ठीक है, कोई देता है कार्टेशियन मेथड और कोई देता है सर्टेन नॉलेज का कॉन्सेप्ट और कोई देता है सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट। गॉड के लिए तीनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। नेक्स्ट है माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है? माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है और इस माइंड बॉडी डुअलिज्म के लिए इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, तीनों अपने अपने थॉट्स क्या देते हैं, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम के लिए इनके क्या थॉट्स हैं, इसको हम स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रेशनलिस्ट फिलोसोफर दैट आर डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लिबनिज। नेक्स्ट है हमारा एम्पिरिसिज्म, यानी कि ये बनता है हमारा लॉक, बर्कले और ह्यूम की फिलॉसफी से। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ते हैं एम्पिरिसिज्म इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुभव। एक्सपीरियंस को हिंदी में कहते हैं अनुभव। तो ये क्या हुआ? अनुभववाद हुआ। ठीक है, तो अनुभववाद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉक को, उसके बाद में बर्कले को पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ह्यूम को। यानी कि इन तीन फिलोसोफर्स का अनुभववाद हम पढ़ने वाले हैं। अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है हमें अनुभव से। जब हम अनुभव करते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद भी जैसा कि हमने देखा था कि रेशनलिज्म में भी हमारे पास तीन फिलोसोफर हैं, तीनों के थॉट्स जो हैं थोड़े थोड़े अलग हैं, स्टिल दे बिलोंग टू द सेम स्कूल दैट इज रेशनलिज्म। द सेम हियर, यहाँ भी हमारे पास तीन फिलोसोफर्स हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम, तीनों एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं दैट इज एम्पिरिसिज्म। उसके बाद भी तीनों के जो थॉट्स हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। वो थोड़े थोड़े डिफरेंट क्या है इनके थॉट्स, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? थियरी ऑफ नॉलेज विच मींस इनकी जो है एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी थियरी ऑफ नॉलेज क्या है, यानी कि इसकी हम एपिस्टेमोलॉजी को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम इसका देखेंगे सब्सटेंस क्या है, लॉक के लिए सब्सटेंस क्या है, बर्कले के लिए सब्सटेंस क्या है, या फिर ह्यूम के लिए सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी तीनों के लिए क्या है उसको हम देखेंगे। क्वालिटीज क्या होती हैं, सेल्फ यानी कि आत्मा क्या है, गॉड क्या है, और स्केप्टिसिज्म, ठीक है, संशयवाद, ये क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे तीनों के रेफरेंस में अलग अलग। तो दिस is all about we are going to study in empiricism. Next है हमारे पास कांट। This is very important. अगर हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की, तो जो कांट है वो एक ऐसा फिलोसोफर है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं रेशनलिज्म की, तो रेशनलिज्म कहता है कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। बुद्धि से, इंट्यूशन से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट आता है एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हमें अनुभव से होती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई ज्ञान मिलता कहाँ से है? अनुभव से मिलता है या फिर बुद्धि से मिलता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बीच में आते हैं कौन? कांट इसकी प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। किस तरीके से सॉल्यूशन देते हैं? ये कहते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेशनलिज्म की, रेशनलिज्म ये कहता है कि बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो कैसी है? वो ए प्रायरी नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज कैसी? ए प्रायरी, यानी कि प्रायर टू एक्सपीरियंस वी कैन गेन द नॉलेज। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एम्पिरिसिज्म की, तो एम्पिरिसिज्म बिलीव्स इन ए पोस्टेरिटी नॉलेज, यानी कि वी हैव टू गेन द नॉलेज पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में हमें नॉलेज मिलेगी। ऐसा कौन कहता है? एम्पिरिसिज्म कहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कांट की, तो कांट एक तीसरा रास्ता निकालते हैं और ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो कैसा है? वो सिंथेटिक ए प्रायरी है। वो सिंथेटिक ए प्रायरी है। सिंथेटिक का मतलब होता है जिसमें हमें कुछ नई नॉलेज मिलती है, और ए प्रायरी का मतलब है जिससे हमें बिना एक्सपीरियंस के नॉलेज मिलती है। बिना एक्सपीरियंस के अगर हमें नई नॉलेज मिल रही है तो वो नॉलेज भी नॉलेज है। यानी कि ये बीच का रास्ता ले आते हैं जिसमें ये दोनों को ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दोनों को ये अकेले अकेले दोनों को रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं ना तो हमें बुद्धि से ज्ञान मिलता है और ना ही हमें अनुभव से ज्ञान मिलता है, बल्कि हमें दोनों से ज्ञान मिलता है। नॉलेज इज द अमलगमेशन ऑफ बोथ, दैट इज इंट्यूशन एंड एम्पिरिसिज्म। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन देते हैं, विच इज अ रिवोल्यूशन, है ना। ये एक रिवोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कोपर्निकन रिवोल्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। और कांट की अगर हम बात करते हैं तो कांट के हमारे और भी टॉपिक हैं।
जिसमें है इनके स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यूपीएससी में। नेक्स्ट है इनके कैटेगरीज, आइडियाज ऑफ रीजन, एंटीनॉमीज, क्रिटिक ऑफ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे हमारा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दैट इज आवर थर्ड यूनिट, ठीक है। तो जो हम थर्ड यूनिट को पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो जो भी हम प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी प्रूफ हो, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ हो, ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ हो, कोई भी प्रूफ हो, सभी को क्रिटिसाइज करता है कौन? कांट। तो इसलिए कांट का जो दर्शन है, कांट की जो फिलॉसफी है प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको समझना जरूरी है। हालांकि ये खुद भी अपना एक आर्गुमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड मॉरल आर्गुमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एम्पिरिसिज्म को समझने के लिए, रैशनलिज्म को समझने के लिए, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड समझने के लिए, और इसके बाद की और भी कई सारी फिलॉसफीज हैं जिनको समझने के लिए कांट की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कांट को हमें बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि कांट कई जगह पे आता है और बीच बीच में आप ये समझ लीजिए कि वो हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करता है। तो कांट का एक बहुत बड़ा रोल है, तो कांट को आपको काफी अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीगल, फिफ्थ। अब कांट ने ये कहा था कि जितनी भी नॉलेज है दैट इज सिंथेटिक ए प्रायरी, यानी कि जो नॉलेज है वो कहां से मिलेगी? वो हमें वो फिनोमिनल वर्ल्ड में मिल सकती है, नॉमिनल वर्ल्ड में नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन जो हीगल है वो ये कहता है कि डायलेक्टिक मेथड अगर हम अपनाते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से हम नॉमिनल वर्ल्ड की भी नॉलेज ले लेते हैं, यानी कि ये कांट से आगे की बात करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं डायलेक्टिक मेथड की, तो डायलेक्टिक मेथड होता है जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो है थीसिस, उसको कोई काट देता है एंटीथीसिस, एक तीसरी बात निकल के आती है तो वो कहलाती है सिंथेसिस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डायलेक्टिक मेथड। और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म यानी कि ऐसा आइडियलिज्म, ऐसा विचारवाद जो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, यानी कि जो सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड की बात नहीं करता, जो नॉमिनल वर्ल्ड की भी बात करता है। यानी कि मेरे एग्जिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं, मेरी आत्मा की भी आवश्यकता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, है ना। यानी कि जो कुछ भी आपके माइंड में आता है वो रियल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो एम्पिरिकल वर्ल्ड में दिखाई देती है, सिर्फ सिंथेटिक ए प्रायरी है वही रियल है, लेकिन सिर्फ ए प्रायरी रियल नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, ए पोस्टेरिटी भी रियल हो सकता है, सब कुछ रियल हो सकता है। यानी कि सब कुछ जो पूरा एज अ होल एब्सोल्यूट बनता है, उस एब्सोल्यूट से हमें क्या मिलता है? विचार मिलता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, जिसको हम पढ़ने वाले हैं हीगल के स्कूल ऑफ थॉट में। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल फिलोसफी आ जाएगी। एनालिटिकल फिलोसफी में हम कुछ फिलोसोफर्स को पढ़ने वाले हैं, मूर को पढ़ेंगे, रसेल को पढ़ेंगे, अर्ली विटगेनस्टाइन को पढ़ेंगे, और इनके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो रहेंगे डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, लॉजिकल एटमिज्म, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट सिंबल, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, सेइंग एंड शोइंग। ये एनालिटिकल फिलोसफी है और ये एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को, कि फिलोसफी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। फिलोसफी में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि फिलोसोफर कहना कुछ और चाहता था और जब हम उसकी फिलोसफी को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम कुछ और समझ लेते हैं। तो इसके लिए फिलोसफी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज अनदर फिलोसफी, है ना। तो इसको क्या करते हैं, ये जो एनालिटिकल फिलोसोफर्स हैं ये एनालाइज करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये काम करते हैं, जिनका नाम है मूर, रसेल और अर्ली विटगेनस्टाइन, जिन्हें हम कई सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज अनदर स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। ये देता है वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग, यानी कि ये कहते हैं कि मीनिंगफुल कोई स्टेटमेंट तभी होगा जब उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो वेरीफिएबल नहीं है तो वो मीनिंगफुल भी नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रपोजिशंस। अब कुछ नेसेसरी प्रपोजिशंस होते हैं जिनकी लिंग्विस्टिक थ्योरी क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे किसमें? लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, जो कि हमारा टॉपिक है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट का। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर विटगेनस्टाइन। एक तो ये था हमारे पास अर्ली विटगेनस्टाइन,
यहाँ पे था हमारे पास अर्ली विटगेंस्टाइन, उसके बाद में आ जाता है हमारे पास लेटर विटगेंस्टाइन, यानी कि विटगेंस्टाइन हम 2 बार पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? एक तो ये अर्ली विटगेंस्टाइन, उसके बाद में हमारे पास आता है ये लेटर विटगेंस्टाइन। विटगेंस्टाइन एक ही फिलोसोफर है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसफी में आए, फिलोसफी दी इन्होंने अपनी, और इन्होंने कहा कि जो थ्योरी, जो मीनिंग है, जो भी कुछ हम बोलते हैं वो हम बोलते नहीं हैं, हम शब्दों को शेयर नहीं करते, वी शेयर द पिक्चर्स। जैसे कि अगर मैं अभी बात करता हूं आपके सामने, अगर मैं आपको बोलता हूं डायनासोर, तो जैसे ही मैंने डायनासोर बोला, आपके माइंड में एक पिक्चर चली गई किसकी? डायनासोर की, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं आई एम फीलिंग, क्या फील कर रहा हूं, क्या इसकी पिक्चर आपके माइंड में गई? नहीं गई, ठीक है। आई एम रीडिंग, क्या रीड कर रहा हूं, इसकी पिक्चर आपके माइंड में गई? नहीं गई, बट स्टिल रीडिंग इज मीनिंगफुल। रीडिंग तो मीनिंगफुल है ना, ऐसा तो नहीं है कि डायनासोर आपके माइंड में चला गया तो आप समझ गए कि किसकी बात चल रही है। रीडिंग क्या कर रहा हूं, इसकी पिक्चर नहीं गई तो रीडिंग मीनिंगफुल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, रीडिंग भी तो मीनिंगफुल था। रीडिंग से क्या आपको यह समझ में नहीं आया कि इसका मतलब सर कुछ रीड कर रहे हैं? क्लियर है ना? तो इसका मतलब यह है कि जो अर्ली विटगेंस्टाइन था उसने ये कहा था कि जब भी हम बात करते हैं तो हम पिक्चर्स को शेयर करते हैं, और ऐसे कोई भी वर्ड्स जिनसे पिक्चर को शेयर नहीं किया जा सकता, दैट आर मीनिंगलेस, वो क्या है? वो मीनिंगलेस है। उनको हम क्या नहीं कर सकते? उनको हम नॉलेज नहीं मान सकते, वो किसी भी नॉलेज को शेयर नहीं करते। बाद में ये आता है, बीच में ये कहां चला गया? बीच में ये टीचर बन गया स्कूल का, फिर टीचिंग से संन्यास ले लिया, वापस ये फिलोसफी में आता है, फिर अपनी फिलोसफी को पढ़ता है और कहता है नहीं नहीं, पहले जो मैंने बोला था ना, वो जो था वो कुछ प्रॉब्लम थी, पहले वाला जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि पहले जो मैंने फिलोसफी दी थी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग की, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, अब जो मैं देने वाला हूं वो ठीक है। यानी कि अपनी ही अर्ली फिलोसफी को, जो लेटर विटगेंस्टाइन है वो अर्ली विटगेंस्टाइन को, अपनी ही फिलोसफी को क्या करता है? रिफ्यूट करता है और नई थियरी देता है। और नई थियरी ये देता है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे मीनिंगफुल होते हैं, बस वो किसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड जो है वो सिर्फ पिक्चर को शेयर करता है। अगर कोई भी वर्ड अपने आप में किसी भी थॉट को शेयर करता है जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल है, तो वो क्या है? तो वो मीनिंगफुल ही कहा जाएगा और नॉलेज को शेयर करने वाला माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये बाद में आता है, ये कहता है मीनिंग एंड यूज, यानी कि अब जो मीनिंग है वो यूज के बेस पे है। नेक्स्ट, लैंग्वेज गेम्स के बारे में बताता है, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, ये प्राइवेट लैंग्वेज को किस तरीके से क्रिटिसाइज करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे किसमें? लेटर विटगेंस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोमिनोलॉजी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिनोमिनोलॉजी, ये भी एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें ये है हुजरल का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड क्या है फिनोमिनोलॉजी, व्हाट इज द मेथड ऑफ फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एसेंसेस, एसेंस की थ्योरी क्या है। अवॉइडेंस ऑफ साइकोलॉजिज्म, साइकोलॉजिज्म यानी कि साइकोलॉजी को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम फिनोमिनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ये बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी, यानी कि ये फिनोमिना की बात करते हैं, जो भी फिनोमिनल वर्ल्ड है उसको हम कैसे समझ सकते हैं उसकी ये बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं हम अस्तित्ववाद। और हमारे पास 3 अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। वी हैव 3 एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स, फर्स्ट इज किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड, नेक्स्ट जेन पॉल सार्त्र, नेक्स्ट मार्टिन हीडेगर। ठीक है, तो इन 3 को हम पढ़ने वाले हैं, किरकेगार्ड, सार्त्र और हीडेगर। इनकी जो अस्तित्ववादी जो विचारधारा है, दैट इज अ ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी है, यानी कि ये मानववादी दर्शन है, ये मानव के अस्तित्व को प्रधानता देते हैं, यानी कि दे प्रेफर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। वो ये कहते हैं एक्सिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि जो एग्जिस्टेंस है वो पहले है, एसेंस बाद में है, सार तत्व बाद में है, और मनुष्य का जो अस्तित्व है वो पहले है। ठीक है, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम। इससे पहले जब हमने डेकार्ट्स को पढ़ा था वो ये कहता है कि आई एम देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, लेकिन ये कहते हैं कि आई एम देयरफॉर आई थिंक। क्लियर, यानी कि पहले मैं एग्जिस्ट करता हूं, बाद में मैं क्या हूं, ये बात की बात है। क्लियर, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनके एग्जिस्टेंशियलिज्म को, अस्तित्ववाद को, एग्जिस्टेंस एंड एसेंसेस को इसमें हम पढ़ेंगे, चॉइस को पढ़ेंगे क्योंकि ये कहते हैं मैन इज अ चूजिंग एजेंट, कैसे है इसको हम पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस, कि भाई अगर हमने चॉइस की है, अगर मैंने चूज किया है तो बिकम अ टीचर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी।
मैं जो पढ़ा रहा हूं, मुझे अपने पढ़ाए हुए जो कंटेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ाया था, मैंने समझाया था कि पेपर 1 पार्ट ए में वेस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है। अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने ये चूज किया है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि कल को ये बच्चा कहता है कि सर आपने 10th नंबर पे एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ाया था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्लियर है? अगर मैं गलती भी करता हूं उस टीचिंग में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, क्योंकि चॉइस मेरी ही थी। क्लियर? ऐसा ये कहते हैं। नेक्स्ट, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। अब ये कहते हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप ऑथेंटिक बीइंग हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आप ऑथेंटिक बीइंग नहीं हो। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया फिलोसफी ऑप्शनल, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तब तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये मेरा स्टूडेंट है। लेकिन अगर आपके, भगवान ना करे, आपके मार्क्स थोड़े से कम रह गए, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं मैं नहीं जानता इसको, मैंने नहीं पढ़ाया, विच मीन्स मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा हूं, तो मैं ऑथेंटिक बीइंग नहीं हूं। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट आई हैव चूजन। मैंने जो कुछ भी चूज किया है, मैंने ये चूज किया था कि मैं आपको गाइड करूंगा, आपका मेंटोर बनूंगा, आपका मेंटरशिप दूंगा फिलोसफी ऑप्शनल में। तो अगर मैंने आपको मेंटरशिप दी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लेनी पड़ेगी, चाहे वो सक्सेस हो और चाहे वो फेलियर हो। इज इट क्लियर? अगर मैं ऐसा करता हूं तब तो मैं ऑथेंटिक बीइंग हूं, नहीं तो मैं क्या हूं? इनऑथेंटिक बीइंग हूं। और मैं जो कर रहा हूं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का प्रयास, दैट इज कॉल्ड बैड फेथ। ठीक है? बीइंग इन द वर्ल्ड एंड टेम्परलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंशलिज्म में। काफी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, बहुत मजा आने वाला है अगर आप फिलोसफी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज क्वाइन एंड स्ट्रॉशन। ये है हमारे वेस्टर्न फिलोसफी का लास्ट टॉपिक, दैट इज, इसमें हम पढ़ने वाले क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म, यानी कि जो अनुभववाद था लॉक, बर्कले और ह्यूम का। ठीक है? अब देखते हैं कि उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, कौन? क्वाइन और स्ट्रॉसन मिलके। नेक्स्ट है थियरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स। बेसिक पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, इनकी थियरी को हम समझेंगे। एंड पर्सन्स, और पर्सन की थियरी क्या है इसको भी हम समझेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ पार्ट ए ऑफ पेपर 1 वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पेपर 1 पार्ट वी, इंडियन फिलोसफी। ठीक है? तो इंडियन फिलोसफी को अब हम समझेंगे। हमारा जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे 2 पार्ट थे। पहला वाला पार्ट जो था वो वेस्टर्न फिलोसफी का था। तो वेस्टर्न फिलोसफी में हमने समझ लिया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि इंडियन फिलोसफी में हम क्या पढ़ते हैं। इंडियन फिलोसफी में टोटल है हमारे 9 टॉपिक्स। इन 9 टॉपिक्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं हमारे इस सिलेबस में। तो एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास चारवाक। ठीक है? यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि इंडियन फिलोसफी है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे 3 हिटोडॉक्स स्कूल्स। ठीक है? और नास्तिक दर्शन। 3 हम नास्तिक दर्शन को पढ़ेंगे, जो ईश्वर को नहीं मानते और ना ही वेदों को मानते हैं। ठीक है? और इसके अलावा हम 6 ऐसे दर्शन को पढ़ेंगे जो कि कैसे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स भी हैं और थीस्ट भी हैं, यानी कि वो आस्तिक भी हैं और वो कैसे हैं, वो ईश्वर को भी मानते हैं और वेदों को भी मानते हैं। ठीक है? यानी कि 3 स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं जो हीट्रोडॉक्स हैं। ठीक है? हीट्रोडॉक्स का मतलब यह है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, और वो अथिस्ट हैं, यानी कि वो वेदों को भी नहीं मानते। 3 और इसके अलावा 6 हमारे ऐसे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है? यानी कि वो ईश्वर को मानते हैं और थीस्ट भी हैं। थीस्ट का मतलब होता है यहाँ पे वेदों को मानना। यहाँ पे थीस्ट और अथीस्ट का जो अगर हम जनरल मीनिंग देखते हैं कि थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक और अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है? लेकिन अगर हम फिलोसफी की बात करते हैं तो आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये होता है, आस्तिक का मतलब ये होता है कि जो वेदों में विश्वास करता है, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता है। ठीक है? और अगर हम बात करते हैं ईश्वर में विश्वास करने और नहीं करने वाले की, तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम ईश्वरवादी बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को हम अनीश्वरवादी बोलते हैं, इसको हम हीट्रोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है? तो जो हमारे शुरू के 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, सबसे पहला कौन सा है हमारा? चारवाका है। फिर हमारा है जैनिज्म। पहला है चारवाक, उसके बाद में है जैनिज्म,
उसके बाद में आता है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं हमारे पास, जो कि कैसे हैं, जो हिटोडॉक्स भी हैं और अथीस भी हैं। ना तो ये ईश्वर में विश्वास करते हैं और ना ही ये वेदों में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चारवाक में हम पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ नॉलेज, यानी कि इनकी हम पढ़ने वाले हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, थियरी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटाइटीज। जब हम ट्रांसेंडेंट एंटाइटीज को पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसी चीजों को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो यानी कि हम इनकी 2 चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे इसकी एपिस्टेमोलॉजी को और दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी मेटाफिजिक्स को। ठीक है, जब हम बात करते हैं चारवाक की थियरी की। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जैनिज्म। जैनिज्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। जैनिज्म में हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ रियलिटी, यानी कि इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, एपिस्टेमोलॉजी को, ज्ञान मीमांसा है। नेक्स्ट है सप्तभंगिनय, बॉन्डेज एंड लिबरेशन, यानी कि सप्तभंगिनय क्या होता है, मेटाफिजिक्स है। बॉन्डेज एंड लिबरेशन ये भी क्या है, ये भी मेटाफिजिकल एंटाइटीज हैं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में हम पढ़ने वाले हैं प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, क्षणिकवाद क्या है, नैरात्मवाद क्या है। ये हमारे कुछ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि सप्तभंगिनय क्या होता है, 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट्स क्या होते हैं, या फिर क्षणिकवाद क्या है, मोमेंटरीनेस क्या है, कि हर चीज जो है वो क्षणिक है, मोमेंटरी है, कुछ भी क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है, ऐसा हम क्षणिकवाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नैरात्मवाद। नैरात्मवाद का मतलब होता है देयर इज नो सोल, नो सोल, आत्मा नहीं होती है, ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन पुनर्जन्म की ये बात करते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन ये पुनर्जन्म की बात करते हैं, कर्म की भी बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक कि अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म होता किसका है, कर्म करने वाला कौन है, शरीर तो नहीं होता कर्म करने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर आत्मा निकल गई तो शरीर तो किसी काम का रहेगा ही नहीं, वो तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, इसका मतलब काम करने वाला कौन है, आत्मा है। ठीक है, तो ये कर्म की भी बात करते हैं और ये पुनर्जन्म की भी बात करते हैं, लेकिन ये आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा कैसे है, इसके टॉपिक को भी हम काफी अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और ये आपका जो है ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी आपके बहुत हेल्प करता है, कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में जब हम पढ़ते हैं रीबर्थ ऑफ सोल, लिबरेशन, तो वहां पे ये आपकी हेल्प करता है, वहां पे आप रेफर कर सकते हो बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट दैट इज न्याय वैशेषिक। इसमें हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कैटेगरीज, ये सब्सटेंस को कैटेगरीज के माध्यम से बताते हैं। थियरी ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, थियरी ऑफ अपीयरेंस यानी कि जो दिखाई देता है उसकी थियरी क्या है। नेक्स्ट है थियरी ऑफ प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है सोर्स, सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रमाण का मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के साधन, ज्ञान प्राप्ति के साधन, कि हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको ये डिस्कशन करते हैं। सेल्फ, आत्मा की बात करते हैं, लिबरेशन मोक्ष की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों की बात करते हैं। नेक्स्ट थियरी ऑफ कॉजेशन, कॉजेशन की बात करते हैं। एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ये जो क्रिएशन हुई है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे एटोमिज्म है, एटम से सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा ये बोलते हैं। वो क्या थियरी है, इसको ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, जो हमारा 5th टॉपिक रहने वाला है वो है सांख्य। और सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि का है, और ये बताते हैं कि जो सृष्टि की रचना होती है प्रकृति और पुरुष के मिलन से होती है। यानी कि सबसे अगर हम बात करते हैं इनके सब्सटेंस की, तो इनके लिए जो सब्सटेंस है वो कैसे हैं, वो डुअलिस्टिक है, उसका नेचर कैसा है, डुअलिस्टिक है। पहले तो क्या है, प्रकृति है, उसके बाद में पुरुष है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, इस तरीके से ये समझाते हैं। नेक्स्ट इनका कॉजेशन भी हम पढ़ेंगे, फिर लिबरेशन भी हम पढ़ेंगे। ये कॉजेशन, लिबरेशन ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हम सारे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन में हम पढ़ेंगे चित्त क्या है, चित्तवृत्ति क्या है, क्लेश क्या है, समाधि क्या है और कैवल्य क्या है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, जो कि सांख्य दर्शन का अलाइड फिलॉसफी है।
क्लियर। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा दर्शन जो है वो थियरी ऑफ नॉलेज की बात करता है, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इनका एपिस्टेमोलॉजी, कि इनके अकॉर्डिंग थियरी ऑफ नॉलेज क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल ऑफ वेदांता। यहाँ पे जो वेदांत मीमांसा है, मीमांसा को हम पूर्व वेदांत कहते हैं, और जो वेदांत है उसको हम उत्तर वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वेदांत हैं। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ वेदांता में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, ईश्वर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आत्मा को पढ़ेंगे, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, अध्यास क्या है, मोक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष सिद्धि क्या है, पंचविधा भेद क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं किसमें, स्कूल्स ऑफ वेदांता में, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ वेदांता में हम किस किस के स्कूल्स को पढ़ेंगे, हम शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ेंगे, ठीक है, रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे माधवाचार्य। ये तीन हमारे मेन फिलोसोफर्स हैं भारतीय दर्शन में, वेदांत में, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है दैट इज ऑरबिंदो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रल योगा, कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इन्वोल्यूशन कैसे होता है, और इंटीग्रल योगा क्या है। ये बताते हैं कि जब ब्रह्म नीचे आता है धरती पर, अवतरित होता है इंसान के रूप में, हम जो हैं, हम कौन हैं, हम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म ओनली, ऐसा ये विश्वास करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट किसका है, शंकराचार्य, यानी कि ये वेदांत में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म अगर मेरे रूप में दिखाई देता है, विच मीन्स ब्रह्म जो है वो इन्वोल्यूट हुआ है, कहाँ, नीचे सृष्टि में इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में वो क्या होता है, वो इवॉल्व होता है, ऊपर की तरफ उठता है ब्रह्म में लीन होने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और ऐसा जो प्रोसेस है इन्वोल्यूशन से एवोल्यूशन की तरफ जाने का, वो क्या है, उसका साधन क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल योगा। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। ये जो इंटीग्रल योगा है ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे औरबिंदो का योग दर्शन, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये था हमारा पेपर 1, जिसको हमने पार्ट बी इंडियन फिलोसॉफी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारा पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द पेपर 2। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर 2 की, और पेपर 2 में हमारा जो पार्ट ए है, पेपर 2 पार्ट ए, ये है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पेपर 2 में हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट ए में हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इसमें इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, और लिबर्टी क्या है। इन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वलिटी क्या होता है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक जनरल अवधारणा क्या है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक जनरल अवधारणा क्या होती है। ये हम पढ़ते हैं किसमें, ये हम पढ़ते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स में, जो कि हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि पॉलिटी में, ठीक है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इक्वलिटी प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वलिटी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, मेरे लिए इक्वलिटी का क्या मतलब है, दैट इज कॉल्ड देयर फिलोसफी और माय फिलोसफी। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में, कि इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी क्या होता है, क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, कि कोई भी जो स्टेट है वो सॉवरन तब कहलाता है जब उसके पास पूरे अधिकार होते हैं अपने स्टेट को रन करने का, उसके ऊपर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें हम किन किन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ऑस्टिन को पढ़ेंगे, बोधिन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लास्की को पढ़ेंगे, और कौटिल्य यानी कि चाणक्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंडिविजुअल एंड स्टेट, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे राइट्स को, कि अधिकार क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य ड्यूटीज क्या होती हैं, अकाउंटेबिलिटी हमारी जवाबदेही क्या होती है। इसमें हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, और हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, और उसमें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में, इनको हम पढ़ेंगे। तो और जो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है हमारे देश के लिए, या फिर देश में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि हमारे जो नेता हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारे लिए क्या बनती है, जनता के लिए क्या बनती है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो राइट्स, ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं, जिनको आप किस में पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ लेते हैं,
तो इस तरीके से जो फिलोसफी ऑप्शनल है वो काफी हद तक जो पेपर 2 है वो जेनरिक है और इसके कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके जीएस के पेपर्स को समझने में भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार किस तरीके की होनी चाहिए? वो मोनार्की हो सकती है, थियोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है। मोनार्की राजा का शासन, थियोक्रेसी धर्म का शासन और डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन। तीनों के क्या कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसोफर्स, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये क्या है? अनार्किज्म, अराजकता, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, सोशलिज्म, समाजवाद। ये क्या होते हैं, क्या इनके कॉन्सेप्ट्स हैं और अलग अलग फिलोसोफर्स की इन पे क्या राय है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमैनिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। ठीक है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम क्या होता है, पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कौन से क्राइम के लिए होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है कैपिटल पनिशमेंट देने में। इन सारे क्वेश्चन का आंसर देता है ये वाला जो हमारा 7th पॉइंट है, 7th यूनिट है। करप्शन क्या है, मास वायलेंस क्या है, जीनोसाइड क्या है, कैपिटल पनिशमेंट क्या है, इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं इस वाली यूनिट में। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। डेवलपमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, रिलीजियस डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट क्या होते हैं और इनसे सोशल प्रोग्रेस किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इस वाले पॉइंट में जो कि हमारा है 8th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 9th पॉइंट है दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग के आधार पर अगर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी के साथ में भेदभाव करते हैं तो वो जस्टिफिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं। क्या क्या आपत्तियां हैं, फीमेल फिटिसाइड क्या है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है, क्यों की जाती है, नहीं होनी चाहिए तो उसके नहीं होने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं। लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन्स के लिए लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स क्यों जरूरी हैं, इससे उनको क्या अधिकार मिलते हैं और उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा और वुमेन एम्पावरमेंट पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज के डेट में क्यों इसकी जरूरत है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लास्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है सभी प्रकार के धर्म और जातियों को समान अवसर देता है, उसके बाद भी अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी के जातिगत भेद करते हैं, किसी की जाति के आधार पर किसी के साथ में हम भेदभाव करते हैं तो वो गलत करते हैं, और गलत करते हैं तो उस पर गांधी और अंबेडकर के क्या व्यूज हैं, इसको हम पढ़ेंगे हमारी 10th यूनिट में जो कि है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की। तो ये था हमारा पार्ट ए पेपर 2 का जो कि है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। काफी जेनरिक से टॉपिक्स थे जो कि आप किस में पढ़ लेते हैं, अपने जो आपके जीएस के पेपर्स हैं उनमें भी पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर 2 काफी जेनरिक है और आपका हेल्पफुल है दूसरे जीएस के पेपर्स के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर 2 के पार्ट बी की। पेपर 2 का जो पार्ट बी है, पेपर 2 के पार्ट बी की बात करेंगे, दैट इज फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का दर्शन। धर्म का दर्शन क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं, सबसे पहला है हमारा नोशन ऑफ गॉड। क्योंकि अगर देखो, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में ईश्वर को तो समझना ही होगा, क्योंकि धर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ है, हर धर्म में कोई ना कोई ईश्वर होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द नोशन ऑफ गॉड। ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, वो क्या होता है, कैसा होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है धर्म में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पढ़ते हैं। हमारा जो यूनिट 1 है इसमें हम पढ़ते हैं ईश्वर यानी कि गॉड के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसका रिलेशन क्या है मैन और वर्ल्ड से, इंसान और जगत से इसका क्या संबंध है, इसको हम पढ़ते हैं। इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही थॉट्स हम पढ़ते हैं। इंडियन थॉट्स हम पढ़ेंगे तब जब हम पढ़ेंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, चाहे वो गया सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत, या फिर हो गया वो चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म।
ठीक है। हालांकि चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं मानने के पीछे इनके क्या कारण है, हम उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड देयर क्रिटिक, इंडियन एंड वेस्टर्न। इसमें हम पढ़ते हैं ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। ईश्वर के अस्तित्व के क्या क्या प्रमाण हैं उनको हम पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी प्रमाण हो, और उसको किस तरीके से दूसरे फिलोसोफर्स ने क्रिटिसाइज किया है इसको भी हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रिटिक की, तो यहाँ पे हम क्रिटिक दो तरह के पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं इंडियन, दूसरे पढ़ते हैं वेस्टर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 इंडियन स्कूल ऑफ थॉट हैं। वो 3 थॉट कौन कौन से हैं? चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करते, ठीक है। हालांकि जो सांख्य है वो भी ईश्वर को नहीं मानता, वेदों को वो मानता है, यानी कि वो आस्तिक है, लेकिन वो निरीश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। तो अगर वो नहीं मानते तो वो क्या करते हैं, ईश्वर को क्रिटिसाइज करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉड अगर कोई देता है तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कैसे करते हैं, वो क्या हो गया, वो इंडियन क्रिटिक हो गया, उसको हम पढ़ेंगे। प्लस मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था क्या, जब हमने पढ़ा था वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि हमारा जो पेपर 1 का पार्ट 1 था, उसमें हमने ये देखा था, पार्ट ए था, उसमें हमने ये देखा था कि जो कांट है, मैंने आपको बताया था कि कांट जितने भी प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हैं सभी को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो हमारा चाहे वो कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो, चाहे ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ हो, ठीक है, चाहे कोई भी दूसरा प्रूफ हो, वो सभी को क्या करता है, वो सभी को क्रिटिसाइज करता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपना भी एक प्रूफ देता है, दैट इज कॉल्ड मॉरल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो क्या है, इन सारे प्रूफ्स को, इन सारे क्रिटिक्स को हम पढ़ते हैं इस वाली यूनिट में, दैट इज कॉल्ड प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ईवल। ईवल का मतलब क्या होता है? ईवल का मतलब है कोई भी बुराई, कोई भी दुख, कोई भी नेगेटिव चीज, वो सब कुछ ईवल है। झूठ बोलते हैं, ईवल है। मुझे बीमारी है, वो ईवल है। मुझे दुख हो रहा है, ईवल है। मुझे कोई कष्ट है, वो ईवल है। कोई दैवीय आपदा घट गई है, ईवल है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ईवल है। किसी और का एक्सीडेंट हो गया, ईवल है। ट्रेनें आपस में टकरा गई, ईवल है। लोग बीमार हो गए हैं, ईवल है। बीमारी, महामारी ने घेर लिया, कोरोना आ गया, ये सब क्या है, ये सब ईवल है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इफ देयर इज गॉड हु इज ओमनीपोटेंट, यानी कि अगर ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर ईवल कैसे हो सकता है? और वो सबसे दयालु भी है, जो ईश्वर है वो सबसे दयालु भी है। अब ईश्वर अगर सबसे दयालु है और सर्वशक्तिमान है और सभी चीजों का निर्माण करने वाला भी ईश्वर है, तो फिर उसके रहते हुए ईवल कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो ईवल को खत्म कर सकता है। अगर वो सबसे बड़ा दयालु है तो फिर उसको हमें कष्ट में देख के दया क्यों नहीं आती? क्वेश्चन है ना। तो उसको हमें कष्ट में देख के दया क्यों नहीं आती? अगर वही हर चीज का रचयिता और निर्माता है तो इसका मतलब यह है कि ईवल का निर्माण भी उसी ने किया है। और अगर वो हमारा भला चाहता है, हमसे प्यार करता है, हमारे लिए दयालु है, तो फिर हमारे लिए वो ईवल का निर्माण क्यों करता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चन एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ईवल। इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम के फिर हम सोल्यूशन भी देखते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी रुचिकर है, इसमें बहुत मजा आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोल। जब हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़े थे तो उसमें लगभग सारे जो स्कूल ऑफ थॉट थे, एटलीस्ट जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट थे, ठीक है, वो सोल की बात करते हैं, यानी कि आत्मा की बात करते हैं। कोई जीव के रूप में बात करता है, कोई सेल्फ के रूप में बात करता है, कोई प्रकृति, कोई पुरुष के बारे में बात करता है, प्रकृति पुरुष के रूप में बात करता है, कोई ब्रह्म के बारे में बात करता है, लेकिन वो सारे अल्टीमेटली बात किसकी करते हैं? सोल या फिर सेल्फ की बात करते हैं। तो सोल क्या है, उसकी इमोर्टैलिटी क्या है, यानी कि उसकी अमरता क्या है, उसका रीबर्थ यानी कि उसका पुनर्जन्म क्या होता है, और लिबरेशन यानी कि उसका मोक्ष क्या है, ये सारे टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आपके जो पेपर 1 था इंडियन फिलोसफी वाला, उसमें काफी हद तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट है, ये है रीजन, रिविलेशन एंड फेथ। अगर हम ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए हम 3 तरीके अपनाते हैं।
या तो हम रीजन यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उसको रिवील होते हुए देखते हैं। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे मंदिर है और वहां पे मैंने कई सारे चमत्कार देखे हैं, वहां पे मस्जिद है, वहां पे गिरजाघर है, यहाँ पे या फिर वहां पे कोई भी रिलीजियस प्लेस है और वहां पे मैंने चमत्कार अपनी आंखों से होते हुए देखा है, यानी कि मैंने ईश्वर को उसके चमत्कारों के रूप में रिवील होते हुए देखा है, इसलिए मैं उसमें विश्वास करता हूं। दैट इज कॉल्ड रिविलेशन। या फिर फेथ। फेथ का मतलब होता है आस्था, विश्वास। क्योंकि मेरा विश्वास है इसलिए पत्थर में भी भगवान है। क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है तो मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर में विश्वास नहीं करता। कोई भी चीज मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती कि देयर इज गॉड, क्योंकि गॉड के एग्जिस्टेंस को मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि इसका मतलब मेरे अंदर फेथ नहीं है। अब क्योंकि फेथ नहीं है तो मैं उसके एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से डिनाई करता हूं। ठीक है, तो ईश्वर को मानने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, या तो रीजन होता है, या रिवल्यूशन होता है, या फेथ होता है। इनका क्या रोल होता है और तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर डोमिनेंट क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में, जो कि है हमारा 5th पॉइंट, दैट इज रीजन, रिवल्यूशन एंड फेथ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स थे। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहते हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन में, जो 6th है वो है रिलीजियस एक्सपीरियंस। कि जब हम धर्म को अपनाते हैं, किसी भी धर्म को धारण करते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्सपीरियंस मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास रिलीजियस एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि धार्मिक अनुभव होते हैं। हर धर्म का अपना अनुभव अलग होता है। वो हर धर्म का अपना अनुभव अलग अलग क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है। हर धर्म अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात करता है कि जिसमें हमें फेथ रखना है। ठीक है, इंडियन में क्या होता है, वेस्टर्न में क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज रिलीजन विदाउट गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी रिलीजन की, जिसमें मैंने ये भी पढ़ा था, कहा था कि हमें गॉड को पढ़ना पड़ता है। तो यहां पे एक और क्वेश्चन होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि रिलीजन हो लेकिन गॉड ना हो? बिना गॉड के रिलीजन चल सकता है? अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को जब स्टार्ट किया गया था तो वहां पे गॉड की बात नहीं की गई थी, यानी कि वो अनीश्वरवादी दर्शन है। फिर भी वो क्या है, अपने आप में धर्म है। ठीक है, जैनिज्म भी अपने आप में एक रिलीजन है, बुद्धिज्म भी अपने आप में एक रिलीजन है, और दोनों में ही गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों के पीछे क्या तर्क है, बिना गॉड के रिलीजन किस तरीके से काम करता है, कौन उसको चलाता है, और लोगों की आस्था किस में होती है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम पढ़ते हैं इस यूनिट में, जो कि है रिलीजन विदाउट गॉड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलीजन एंड मोरालिटी। क्योंकि जब हम रिलीजियस होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फेथ है वो हमारे रिलीजन के लिए होता है। फेथ हमारे रिलीजन के लिए होता है, हमारी आस्था होती है उसमें, और उस आस्था के कारण हम क्या बन जाते हैं, हम मॉरल बीइंग बन जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं हम किसी धर्म को लेके पैदा नहीं होते। पैदा होने के बाद में हमारा ये डिसाइड होता है कि हमने किस घर में जन्म लिया है, या फिर हम कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करने वाले हैं, कौन से धर्म में जन्म लिया है, या फिर कौन सा धर्म हम बड़ा होके हम अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये जो सारे जो धर्म हैं, ठीक है, जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उस धर्म, वो जो धर्म होगा वो मुझे क्या मोरालिटी सिखाता है, क्या वो मुझे नीति की शिक्षा देता है, और अगर देता है तो उस नीति का मेरे धर्म से क्या संबंध है। क्या कोई ऐसी नीति है जो सभी धर्मों में समान है? क्या ये जरूरी है कि जो धर्म है वो नीति की शिक्षा देगा? क्या धार्मिक होना जरूरी है नीतिपूर्ण होने के लिए? क्या जो धार्मिक होते हैं वो नीतिपूर्ण ही व्यवहार करते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर पाते हैं किसमें, रिलीजन एंड मोरालिटी में। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म। रिलीजियस का मतलब क्या है कि धर्म से संबंधित, और प्लूरलिज्म के का मतलब क्या है कि जिसमें कई सारे धर्म हैं। अगर हम भारत देश की बात करते हैं, हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं, तो इसमें लगभग सभी धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल। एक से ज्यादा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब रिलीजन है यानी कि रिलीजियस प्लूरलिज्म है हमारे देश में। अब रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या समस्याएं इनकी वजह से हो सकती हैं, और किस तरीके से ये सारे एक साथ में मिलकर रह सकते हैं,
ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम पढ़ते हैं इस वाले पॉइंट में, जो कि है 9th पॉइंट, रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। और अगर बहुत सारे रिलीजन्स हैं तो सारे रिलीजन्स जो हैं वो अपना अपना ट्रुथ अलग बताएंगे। कोई कहता है कि ट्रुथ ये है, कोई कहता है ट्रुथ ये है, कोई कहता है ईश्वर ये है, कोई कहता है ईश्वर वो है। ठीक है, तो फिर एब्सोल्यूट ईश्वर की जो अवधारणा है वो क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट अगर सभी अपनी मोरालिटी अलग अलग दिखाते हैं तो कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी मोरालिटी जो कि अपने आप में एब्सोल्यूट हो, वो क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम पाते हैं किसमें, रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, जिसमें हम निरपेक्ष सत्य के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज। रिलीजियस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि धर्म के बारे में जब हमें बात करनी है तो हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो एनालॉजिकल होनी चाहिए, सिंबॉलिक होनी चाहिए, कॉग्निटिविस्ट होनी चाहिए, नॉन कॉग्निटिव होनी चाहिए, क्योंकि उसी भाषा के माध्यम से हम अपने ईश्वर से बात करेंगे। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर से बात करते हैं तब भी तो हमें किसी भाषा की आवश्यकता होती है। धर्म के बारे में हम अगर आपस में बात करते हैं तब भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो वो जो रिलीजियस लैंग्वेज है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, वो सिंबॉलिक होगी, वो कॉग्निटिव होगी, या फिर वो नॉन कॉग्निटिव होगी, या फिर वो एनालॉजिकल होगी, वो कैसी होगी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है कहाँ पे, हमारे पॉइंट नंबर 10 में। ठीक है, तो ये था हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का सिलेबस, जिसको हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। मुझे लगता नहीं कि अब आपका कोई भी इसमें डाउट होगा। अगर फिर भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको जो डाउट है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिलॉसफी ऑप्शनल में तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है गुप्ता सौरभ BLY1, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने फिलॉसफी ऑप्शनल चूज किया है और आपको उसके लिए बैच चाहिए तो स्टडी IQ ने स्टार्ट कर दिया है, और वहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं जो भी आपका फिलॉसफी ऑप्शनल का सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर करने वाला हूं। इसके साथ में आपको मिलते हैं जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, और सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कोर्स की कि इसमें मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फिलॉसफी ऑप्शनल में जो फिलॉसफी का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट रहने वाला है नहीं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं स्टडी IQ के साथ में। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। फिलॉसफी के सिलेबस को हमने अच्छे से समझ लिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।